देखिए, अब हम इस चैप्टर में स्टोइचियोमेट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ गए हैं, वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एटॉमिक मास इसका मतलब मास ऑफ एन एटम, एटम का मास। अब अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आपका वेट क्या है, आपका मास क्या है, तो डेफिनेटली आज हमारे पास वेट बॉक्स अवेलेबल है, हम उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और बहुत इजीली हमारा मास कैलकुलेट हो जाता है। ऐसे ही अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा मास क्या है, मेरा वेट क्या है, तो बच्चों बहुत इजीली हम ये बता सकते हैं कि क्या मास या क्या वेट है। लेकिन हम आज से 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब केमिस्ट के पास सिर्फ एटम नाम का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसको जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया। और उस समय केमिस्ट के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हुआ करते थे कि कैसे हम किसी भी एटम के मास को डिफाइन करें, कैसे हम एटॉमिक मास को डिफाइन करें। तो क्योंकि एटम जितने भी नेचर में मिलते थे, जैसे अगर हम मेनली बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता था, N2 फॉर्म में मिलता था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता था। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलता था। इसका मतलब इंडिपेंडेंट एटम का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं था। अब जैसे अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेकिन हमारी जो आंखें हैं उससे तो मुझे एक भी एटम यहां पर विजिबल नहीं है कि हमने किसी एटम को यहां से उठाया और उसको वेट बॉक्स पे रख दिया और इजीली उसका वेट कैलकुलेट हो गया, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सेम कहानी, सेम प्रॉब्लम केमिस्ट आज से 200 साल पहले फेस कर रहे थे कि कैसे हम एटम का मास कैलकुलेट करें। तो मैं यहां पर कुछ जर्नी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे नए नए कॉन्सेप्ट्स और प्रपोजल्स केमिस्ट ने दिए एटम के मास को डिफाइन करने के लिए, मॉलिक्यूल के मास को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले यहां जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, हम इसको आज के बाद एब्रीवेट करेंगे आर्म से। किससे एब्रीवेट करोगे? आर्म से। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। नाउ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट मतलब 100% करेक्ट मास। तो जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि अगर आपसे पूछा जाए आपका मास, तो डेफिनेटली आप वेट बॉक्स पे खड़े होकर आप अपना मास डिफाइन कर सकते हो। लेकिन क्योंकि एटम नोबल गैसेस को छोड़कर, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे उसके मास को कैलकुलेट किया जाए। तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का मतलब है इट इज 100% करेक्ट मास ऑफ एन एटम। ये 100% करेक्ट मास है एटम का। बट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, existence of individual atom is not possible. Therefore, it is impossible to determine 100% correct mass of given atom। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह क्लियर हो जाना चाहिए कि हम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास किसी भी एटम का कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंटली एटम मिलते ही नहीं है। तो फिर केमिस्ट ने इसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाला, एक बहुत अच्छा मेथड निकाला, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम आज के बाद एब्रीवेटेड करेंगे राम से। राम, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे हम कभी भी जब मार्केट से कोई भी वेजिटेबल परचेस करने जाते हैं
और हम जो वेजिटेबल वाला होता है, सब्जी वाला होता है, उसको बोलते हैं कि भैया 1 किलो आलू वेट कर देना। तो क्या करता है बच्चों, वो एक वेट बॉक्स लेता है ना। उस वेट बॉक्स में एक साइड में जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड वेट्स बना रखे हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, वो 1 किलो का वेट एक साइड में रखता है और उस 1 किलो वेट के अकॉर्डिंग वो आपको दूसरे साइड में उतने ही आलू, उतने ही पोटैटो आपको वेट करके दे देता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या आप ये एब्सोल्यूट वेट परचेस करके लाए? इसका आंसर है नो, आप ये एब्सोल्यूट वेट परचेस करके नहीं लाए। क्या परचेस करके लाए? आप ये रिलेटिव परचेस करके लाए। क्यों भाई? आपको क्या पता उस वेट में 1 किलोग्राम लिखा था, एग्जैक्टली वो 1 किलोग्राम था? वो तो स्टैंडर्ड है कि 1 किलो का वेट है, आप उसके इक्वल ही परचेस करके लिया है। तो इसलिए हम जो भी मार्केट में परचेस करते हैं, वेट्स के अकॉर्डिंग हम परचेस करके लाते हैं, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं मान सकते। वो हमेशा क्या होता है? रिलेटिव होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्निक क्या है? इन दिस टेक्निक mass of an atom can be determined with respect to mass of other atom taken as स्टैंडर्ड। मतलब किसी एक एटम के मास को स्टैंडर्ड मानकर अगर मैं दूसरे एटम्स के मासेस को कैलकुलेट करता हूं, तो फिर हम इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। राम के नाम से हम इसको जानते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। यहां पर इनिशियली केमिस्ट ने सबसे पहले हाइड्रोजन के एक एटम को स्टैंडर्ड माना इन राम टेक्निक। राम टेक्निक इनिशियली 1 atom of hydrogen taken as standard and its mass was taken as 1 unit। केमिस्ट ने क्या किया? सबसे पहले नेचर में हाइड्रोजन के एक एटम को स्टैंडर्ड माना। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हाइड्रोजन बहुत सारे दूसरे एटम से कंबाइन हो सकता था। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर बना सकता था, तो वाटर तो डेफिनेटली एबेंडेंस है, नेचर में बहुत ज्यादा मिलता है। अमोनिया बना सकता था हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन के क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल थे जिसमें हाइड्रोजन दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता था, इसलिए केमिस्ट ने सबसे पहले जो रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्निक है उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम को स्टैंडर्ड माना और उसके मास को मान लिया कि 1 यूनिट मास है। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस 1 यूनिट मास दूसरे एटम के मासेस को कैलकुलेट किया गया। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा हाइड्रोजन स्केल। ये हाइड्रोजन स्केल में हम क्या करते हैं, देखिए हाइड्रोजन स्केल में हम इसको कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है विद रिस्पेक्ट टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो एक नंबर है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के रेस्पेक्ट में कितना भारी है, कितना हैवी है ना। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज मैं मान लेता हूं कि ये वेट बॉक्स है, ठीक है। वेट बॉक्स के ये 2 वेट्स हैं, एक साइड में यहां पर हाइड्रोजन एटम्स रखे हुए हैं और मान लेते हैं कि हमको यहां ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो मैंने एक साइड में ऑक्सीजन के एक एटम को प्लेस किया और दूसरे साइड में हाइड्रोजन के एटम्स को प्लेस किया। तो जैसे ही मैं दोनों साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लेस करूंगा तो इमीडिएटली ये जो ऑक्सीजन वाला साइड है ये नीचे चला जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन भारी है, हैवी है।
अब आप क्या करोगे, अगर आप दोनों को इक्वल करना चाहते हैं वेट्स को, तो क्या करोगे, ऑक्सीजन इंक्रीज करोगे या हाइड्रोजन इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, हाइड्रोजन इंक्रीज करोगे। तो आपने यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम रखे, 3 हाइड्रोजन एटम रखे, और जब आप यहां पर हाइड्रोजन के 16 एटम्स को प्लेस करोगे तब ये ऑक्सीजन के 1 एटम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का 1 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम से कितना हैवी है, कितना भारी है, आंसर होगा 16 टाइम्स हैवी है, 16 टाइम्स हैवियर है। तो इसलिए मैं यहां पर मेंशन करूंगा हाइड्रोजन स्केल पर कि ऑन हाइड्रोजन स्केल एटॉमिक मास of an atom represent that one atom of given element is how many times heavier with respect to WRT का मतलब है with respect to 1 atom of hydrogen, 1 atom of hydrogen। तो ये हाइड्रोजन स्केल है। तो हाइड्रोजन स्केल पर हम ऐसे ही किसी भी दूसरे एटम के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स ने ये डेफिनेशन को मेंशन कर लिया होगा कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, और इनिशियली हम हाइड्रोजन स्केल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो देखिए, जैसे अगर मैं यहां पर मैथमेटिकली लिखता हूं, तो मैथमेटिकली अगर मैं हाइड्रोजन स्केल को यहां पर मेंशन करूंगा, हाइड्रोजन स्केल, तो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, ये एटॉमिक मास ऑफ एन एटम क्या है, रेशियो है मास ऑफ 1 एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। जिस भी आप एलिमेंट के एक एटम के मास के को यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के मास को आपने अभी देखा, यहां पे हमने कितना अज्यूम किया था, 1 यूनिट अज्यूम किया था, जो स्टैंडर्ड मास है। तो इसलिए जैसे सपोज हम एग्जांपल के लिए यहां पर अभी ऑक्सीजन को डिस्कस किए, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने लिखा कि एटॉमिक मास एक नंबर है जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के रेस्पेक्ट में कितना हैवी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 16 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और डिवाइड करूंगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन से। और अभी हमने लिखा हाइड्रोजन 1 यूनिट है। तो देखिए, अगर मैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को यहां पर कैलकुलेट करूंगा, तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं। और एटॉमिक मास, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट को अगर मैं यहां पे 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 16 यूनिट्स। तो ये तुमको क्या पता चल गया बच्चों, एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास विद रेस्पेक्ट टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मास हमने 1 यूनिट स्टैंडर्ड माना, मतलब केमिस्ट ने 1 यूनिट स्टैंडर्ड मान के ऑक्सीजन के मास को कैलकुलेट कर लिया 16 यूनिट। तो ध्यान रहे,
ये एक ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट। सभी को क्लियर हो गया? नाउ जो मैं डीमेरिट की अगर यहां पे बात करूं, डीमेरिट ऑफ हाइड्रोजन स्केल, तो जैसा भी आपको मैंने बताया कि हाइड्रोजन को सबसे पहले पसंद ही इसलिए किया गया था क्योंकि हाइड्रोजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता था, लेकिन लाइटर एलिमेंट्स के साथ, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके साथ तो हाइड्रोजन कंबाइन ही नहीं हो सकता था। यह आज से मैं आपको 150 साल पुरानी बात बता रहा हूं, और इसलिए उन एलिमेंट्स के एटम्स के मास को कैसे निकाला जाए, तो यहां पर हाइड्रोजन, ऑन हाइड्रोजन स्केल masses of some lighter elements could be determined, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। But what about masses of heavier elements, heavier elements could not determine ऑन हाइड्रोजन स्केल। तो यही एक सबसे बड़ा इसका डीमेरिट था हाइड्रोजन स्केल का, इसलिए हाइड्रोजन स्केल को डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि जब भी हम किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम एटॉमिक मास को सिंपली डिफाइन करेंगे, एक वो नंबर है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट is how many times heavier with respect to one atom of hydrogen, जिसको हमने अभी स्टैंडर्ड माना। तो केमिस्ट ने हाइड्रोजन स्केल को डिस्कार्ड करके उसके बाद फिर कुछ और एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड मान के आगे बढ़े, जैसे उसमें सबसे पहले एलिमेंट था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन का परसेंटेज भी अच्छा खासा है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। और अल्टीमेटली 1962 में कार्बन के एक आइसोटोप को अडॉप्ट किया, कार्बन 12। हां, क्योंकि कार्बन के भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो कार्बन के कंपाउंड जैसे हम पढ़ते ही हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे होने के कारण कार्बन के आइसोटोप को अडॉप्ट किया गया। ये आइसोटोप क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम सिंपली यहां पर मेंशन करेंगे कि कार्बन के आइसोटोप को अडॉप्ट किया गया। तो वो देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे उसको डिफाइन किया गया है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कार्बन 12 स्केल। In 1962, isotope of carbon, that is C12, taken as standard. Why? जैसा भी आपको मैंने बताया, because of abundance, high abundance of C12 on अर्थ क्रस्ट। एबंडेंस का मतलब यहां पर हम सिंपली कह सकते हैं अवेलेबिलिटी। अर्थ के ऊपर कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स थे उसमें C12 का परसेंटेज ज्यादा होने के कारण हम इसको यहां पर मेंशन किए हैं कि हाई एबंडेंस ऑफ कार्बन 12 ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब C12 का यहां पर मीनिंग क्या है? C12 का मतलब है कि कार्बन का जो एक एटम है उसका मास 12 है। ठीक है, और अगर मैं अब यहां पर लिखूंगा कि ऑन कार्बन 12 स्केल, अगर मैं किसी भी एटम के मास को डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पे हम फिर वही लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू
mass of one atom of given element divide by mass of वन एटम ऑफ C12। ये देखिए, और मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 मतलब कार्बन के एक एटम का मास ऑलरेडी 12 यूनिट्स है, 12 यूनिट्स। तो जब भी अब मैं किसी दूसरे एटम का मास कैलकुलेट करूंगा कार्बन 12 स्केल पर, जैसे सपोज हम ऑक्सीजन का ही मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहां पर वैल्यू है 16 इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 विच इज ऑलरेडी 12 यूनिट। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास आ जाएगा वो तो 16 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब हर एटम का मास विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12 टाइम्स बढ़ के आएगा। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो केमिस्ट ने इसका एक बहुत अच्छा मेथड निकाला कि डिनोमिनेटर में अगर मैं 12 यूनिट्स की जगह 1 यूनिट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 भी, तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए केमिस्ट ने क्या किया वो आपको मैं आगे बता रहा हूं। हां, तो देखिए, जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया है कि अगर मैं यहां दैट इज जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, अगर मैं इसका 1/12 पार्ट ले लूं, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, तो बच्चों बताओ कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट कितना होगा? कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय 12, 1/12 पार्ट, इसका मतलब 1 यूनिट। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1/12 इंटू 12, क्योंकि कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 12 यूनिट है। तो इसका मतलब यह वैल्यू देखिए 1 यूनिट आ गई। ओके, तो इसका मतलब अब मैं जो कार्बन 12 स्केल यहां पर लिखूंगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is equal to mass of one atom of given element, और डिवाइड मैं कर दूंगा यहां पे। अब डिवाइड किससे करूंगा? डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगी 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये देखिए, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म जो अभी हमने यहां पे लिखी थी मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, अब मैंने उसका 1/12 पार्ट ले लिया है। इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12 जब भी किसी दूसरे एटम के मास को कैलकुलेट करूंगा, रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करूंगा, तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा केमिस्ट ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया। ये देखिए, तो यहां पर सबसे पहले तो कंक्लूजन ये निकल के सामने आएगा। कंक्लूजन, ये जो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है, हम इसको आज के बाद 1 यूनिट मास भी बोलेंगे। व्हाट इज दिस? 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास को हम ये भी बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम ये भी बोलते हैं AMU। और अभी आपको मैंने बताया था कि 1 यूनिट मास ये तो हाइड्रोजन का भी मास है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। इसका मतलब 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इट इज ऑल्सो इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं यहां पर मेंशन करूंगा इट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स
हम कंक्लूजन में याद रखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ढंग से इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये हमेशा हमारे साथ चलेगा कॉन्सेप्ट कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 यूनिट मास है, एटॉमिक मास यूनिट है, या हम इसको आज के बाद क्या बोलेंगे, एएमयू बोलेंगे। एक और मैं यहां पर पॉइंट आपको हाईलाइट कर देता हूं। हां, तो देखिए, जैसे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में ये जो 1 यूनिट मास है, ये जो हमने लिखा कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो कार्बन 12 के एक एटम का मास यूनिट में तो 12 यूनिट है, ग्राम में कितना है भाई? कार्बन भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में, एक सिंपल एटॉमिक फॉर्म में तो मिलता नहीं है। तो फिर केमिस्ट ने इसको भी स्टैंडर्ड अज्यूम किया है। देखिए, स्टैंडर्ड मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम। यूनिट में एक एटम का मास 12 यूनिट है, ग्राम में कितना है? केमिस्ट ने इसको अज्यूम किया है 1.992 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। आप बोलेंगे सर ये वैल्यू कहां से आ गई? तो बच्चों, ये वैल्यू हमको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड कार्बन के एक एटम का मास है ग्राम में। तो अगर मुझे एक एटम कार्बन का मास ग्राम में पता चल गया, तो क्या मैं इसका 1/12 पार्ट कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? आंसर है हां। तो देयरफॉर इट्स 1/12 पार्ट कितना होगा? तो देखो, 1/12 मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.992 इंटू 10 की पावर -23 से। तो बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको रिजल्ट ये मिलेगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अच्छा, ये हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर आप इस वैल्यू को किलोग्राम में लिखोगे तो ये 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम आ जाएगा। तो इसलिए फिर मैं एक कंक्लूजन यहां पे लिख रहा हूं, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके लिए, है ना? तो क्या कंक्लूजन है कि अगर मैं 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हमने लिखा था कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये 1 यूनिट मास है, एएमयू है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। तो अब इसकी वैल्यू मुझे ग्राम और किलोग्राम में भी पता चल गई। तो कंक्लूजन ये है कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये ग्राम में 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम है, किलोग्राम में 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम है, यूनिट में 1 यूनिट है जिसको हम 1 एएमयू भी बोलेंगे, और ऑब्वियसली ये मास 1 एटम हाइड्रोजन का भी है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास भी इतना है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया है ना? सभी स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया। ये सारे पॉइंट्स को ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके ऊपर किस टाइप की प्रॉब्लम्स आगे पूछी जाती हैं, मोल कहां से आया, एवोगैड्रो नंबर कहां से आया, सबका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने जो एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि 1 एएमयू ये 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है। ठीक है, तो ये हमने अभी यहां पर समझा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, जैसे 1 एएमयू क्योंकि 1/12 पार्ट के इक्वल है, तो इसलिए अगर मैं इस 12 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं तो 12 एएमयू किसके इक्वल होगा? ऑब्वियस है, ये इक्वल होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के।
यही अभी हमने पढ़ा भी है कि कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 12 यूनिट मास होता है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, क्योंकि अभी हम एएमयू को ग्राम या किलोग्राम में एक्सप्रेस कर चुके हैं, तो मैं इसको ऐसे मेंशन कर लेता हूं। देखिए ये हो जाएगा 12 इंटू, अगर मैं इसको ग्राम में लिखता हूं तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्या है ये? अगेन मास है 1 एटम कार्बन 12 का। ठीक है, तो इतना ग्राम या इतना एएमयू, ये एक एटम कार्बन 12 का मास है। तो मैं देखो यहां पे लिख सकता हूं क्या कि 1 ग्राम, जब इतना ग्राम 1 एटम कार्बन 12 का मास है, तो 1 ग्राम इज द मास ऑफ कितने एटम्स? तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 एटम्स ऑफ कार्बन 12। मतलब 1 ग्राम इतने एटम्स कार्बन 12 का मास हो जाएगा। तो जब 1 ग्राम इतने एटम्स का मास है, तो हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं 12 ग्राम इज द मास ऑफ कितने एटम्स का मास हो जाएगा? 1 ग्राम इतने एटम्स का मास था, तो 12 ग्राम इज द मास ऑफ, ये हो जाएगा 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 मल्टीप्लाई बाय 12 एटम्स ऑफ कार्बन 12। ये देखिए, ओके। और हम यहां पर देख रहे हैं कि 12 से 12 कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब मैं इसको मेंशन कर सकता हूं कि 12 ग्राम इज द मास ऑफ, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं कुछ ऐसे, 1/1.67 इंटू 10 की पावर -1, और 10 की पावर जो -23 है उसको मैं यहां पे न्यूमरेटर में ले आता हूं, तो 10 की पावर 23, तो ये हो जाएंगे एटम्स ऑफ कार्बन 12। और फिर इस रेशो को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब तुम इस रेशो को सॉल्व करोगे तो ये तुम लिखोगे 12 ग्राम इज द मास ऑफ, हम जब इस रेशो को सॉल्व करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 6.02 और मल्टीप्लाई है 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। ये देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि जो 12 ग्राम है वो कार्बन 12 के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 12 ग्राम और 12 यूनिट में हमको डिफरेंस क्लियर नहीं था, लेकिन ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैं 12 यूनिट, ये मैंने लिखा है 12 एटॉमिक मास यूनिट, 12 यूनिट मास, इसको तुम 12 एएमयू लिख लो या यूनिट लिख लो, बोथ आर सेम। तो 12 यूनिट अगर तुम लिख रहे हो, इसका मतलब ये 1 एटम कार्बन 12 का मास है। आज के बाद हम इसी को सिंपली बोला करेंगे एटॉमिक मास। ओके, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? और ऐसे ही जो मैंने लिखा है यहां पे कि 12 ग्राम 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 का मास है, इसको हम लिखा करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम एब्रीवेट गम से भी करेंगे। गम मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम किसी एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, और वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास है, तो वो एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास है। ऑब्वियसली हम सिंपल लैंग्वेज में एटॉमिक मास उसको बोल देते हैं, बट वो ग्राम एटॉमिक मास है। ये तुम सबको क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर मैं किसी एटम के मास को एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस कर रहा हूं, यूनिट में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो वो उसके सिर्फ 1 एटम का मास है। इट इज द मास ऑफ 1 एटम। हाउ मेनी एटम्स? 1 एटम। और इसलिए हम इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। अच्छा, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है,
इससे मेरे पास ये जो नंबर आया है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। अब मैं अगर इसको किसी भी दूसरे एटम पर बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी अप्लाई करके मैं यहां पर चलता हूं तो मैं देखूंगा कि मुझे हमेशा ही ये नंबर मिलेगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसलिए इसको ये भी नाम दिया गया है मैजिक नंबर, और हम इसको एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको और अटेम्प्ट करके बताता हूं, जैसे सल्फर का। हां, तो देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज हम लेते हैं सल्फर एटम। सल्फर जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 32 AMU इज मास ऑफ 1 सल्फर एटम। और आप इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको लिख दोगे 32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इज ऑल्सो मास ऑफ 1 सल्फर एटम। तो ये जब तुमने AMU में एक्सप्रेस किया है तो हम इसको बोल रहे हैं एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास है, ठीक है। अब जब इतना ग्राम 1 सल्फर एटम का मास है तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि 1 ग्राम इज द मास ऑफ कितने एटम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 एटम्स सल्फर के। जैसा भी हमने कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में किया था वैसे मैं बिल्कुल सेम सल्फर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फिर कि 32 ग्राम इज द मास ऑफ, तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है इसको मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 मल्टीप्लाई बाय 32 एटम्स सल्फर के। तो 32 से 32 फिर कैंसिल हो गया, और मैं यहां मेंशन कर सकता हूं कि 32 ग्राम इज द मास ऑफ, अब देखिए हम इसको वापस ऐसे मेंशन कर सकते हैं 1/1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और 10 की पावर 23 को न्यूमरेटर में ले जाते हैं एटम्स ऑफ सल्फर। ओके, और इससे हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि 32 ग्राम इज द मास ऑफ, अब देखिए ये जो वैल्यू है ये तो फिर वही 6.02 है, तो मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर। ये देखिए, तो जब भी मैं सल्फर के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के मास को लिख रहा हूं तो हम इसको हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे 32 ग्राम, और इसीलिए ये जो 32 ग्राम है 32 ग्राम ये ग्राम एटॉमिक मास है सल्फर का। और ऐसे ही यहां पर जो हमने मेंशन किया है 32 AMU एंड 32 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मास है सल्फर का। तो यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर टर्म्स, इन योर लैंग्वेज, कि हम ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हैं या एटॉमिक मास लिख रहे हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में ग्राम एटॉमिक मास को हर कोई एटॉमिक मास ही बोलता है, बट ये अंडरस्टूड है कि अगर वो ग्राम एटॉमिक मास है तो उसकी यूनिट ग्राम में है, और वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास है। तो ओवरऑल इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि ये जो नंबर है ये एक्चुअली डिराइव तो कार्बन 12 स्केल से हुआ है, बट मैं इस नंबर को किसी भी दूसरे एटम, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल पर जो भी पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं उनके ऊपर अप्लाई बहुत इजीली कर पाऊंगा। इसलिए हम इसको एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। एवोगैड्रो नंबर मतलब एवोगैड्रो के नाम पर इसका नाम पड़ा है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो मैं अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स ने सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स को मेंशन कर लिया होगा
इसको जरूर ढंग से अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, सो दैट जब भी हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अटेंड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास से रिलेटेड, तो हमको ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हम क्या प्रॉब्लम अटेंड कर रहे हैं और किस टाइप की प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है। देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहां पे लिख रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे आगे हमेशा हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगी। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले जो फर्स्ट है वो अभी हमने जो डिस्कस किया, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर या हम इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसका हम Na सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करेंगे आज के बाद। N स्टैंड्स फॉर नंबर, A स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो, और इसकी जो वैल्यू है वो अभी हमने डिस्कस करी 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये हमने इसको डिस्कस किया। ये इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन 12 स्केल। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि ये कार्बन 12 स्केल से डिफाइन हुआ है, हमने कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में अभी मेंशन किया था कि 12 ग्राम जो कार्बन है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं इसका मतलब, बट कैन बी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर एटम्स and molecules present in chemistry ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मोल। मोल को हम जनरली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से। देखो, मोल एक्चुअली क्या है, एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये मैसिव हीप से डिराइव्ड हुआ है। और मैसिव हीप का मतलब क्या होता है, एक्चुअली हीप का मतलब होता है डस्टबिन। डस्टबिन मतलब जैसे एक डस्टबिन में डेफिनेट अमाउंट ऑफ गार्बेज आ सकता है। अगर आप एक डेफिनेट साइज का एक डस्टबिन लोगे और उसमें आप उसके साइज से ज्यादा गार्बेज को भरने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो हीप डस्टबिन, इसका मतलब है कि हम यहां पर एक डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स की, डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, डेफिनेट नंबर ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं। और एक एग्जांपल, जैसे हम जानते हैं कि 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है। ऐसे ही अगर 1 मोल बोला जा रहा है, इसका मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नंबर। ओके, तो मोल डिराइव्ड फ्रॉम मैसिव हीप। इस टर्म से हम मोल को लेकर आए हैं, और मोल 1 मोल एटम, इसका मतलब Na एटम, और Na मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ये देखिए, जैसे ही आपने एटम के साथ 1 मोल लगा दिया, इसका मतलब आप बात कर रहे हो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स की। और इसकी जगह अगर हम लिखते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल, इसका मतलब यह हो गया Na, और 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसकी जगह अगर तुम लिखते हो 1 मोल आयन, इसका मतलब Na और 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। इसकी जगह अगर तुम लिखते हो 1 मोल केमिस्ट्री बुक, आप बोलेंगे कि सर 1 या 2 केमिस्ट्री बुक ही
बहुत सारी बुक्स होती हैं हमारे लिए, आप बात कर रहे हैं 1 मोल केमिस्ट्री बुक की। तो देखिए 1 मोल केमिस्ट्री बुक मतलब Na या 6.02 इंटू 10 की पावर 23 केमिस्ट्री बुक्स। इतनी सारी केमिस्ट्री बुक्स हैं ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 केमिस्ट्री बुक्स कि हम अगर अर्थ के पूरे सरफेस को कवर कर लें और ऊपर 3 किलोमीटर तक जाएं, ओके, इतनी सारी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, स्प्रेड करने में, पूरा सरफेस अर्थ का कवर करें और 3 किलोमीटर एरिया ऊपर तक जाएं, तब जाकर हम इतनी सारी बुक्स को यहां पर स्प्रेड कर पाएंगे। तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बहुत बड़ा नंबर है ना। अच्छा, इसकी जगह मैं लिखता हूं 1 मोल रुपीज। तो आप सब बहुत खुश हो रहे होंगे, 1 मोल रुपीज, इसका मतलब Na या 6.02 इंटू 10 की पावर 23 रुपीज। ये देखिए, मतलब इतने सारे अगर मुझे रुपए मिल जाएं तो मुझे तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, है ना। बहुत बढ़िया, हम आराम करेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो हम सभी मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसलिए इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल और मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने, अच्छा, इसके ऊपर जैसे आपसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड है और न्यूली बॉर्न चाइल्ड को हम इतने रुपए यहां पर पकड़ा दें। मतलब हमने जैसे एक बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को बोला कि ले 6.02 इंटू 10 की पावर 23 रुपीज रख ले, और 1 सेकेंड में, पर सेकेंड 1 मिलियन रुपीज खर्च कर। 1 मिलियन, इसका मतलब 10 की पावर 6, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज खर्च कर। और फिर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर कितने सालों में ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 रुपीज खर्च हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे जो मैंने आपको भी प्रॉब्लम बोला, इसको लैंग्वेज में मैं कुछ ऐसे यहां पर मेंशन करता हूं। इट वुड टेक हाउ मेनी ईयर्स टू स्पेंड 1 मोल ऑफ रुपीज at the rate of 1 million rupees। 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 रुपीज इन 1 सेकेंड। है इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ओके। इट वुड टेक हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने साल लग जाएंगे 1 मोल रुपीज को खर्च करने में एट द रेट ऑफ 1 मिलियन रुपीज, मतलब 10 की पावर 6 रुपीज, अगर मैं 1 सेकेंड की रेट से खर्च करता रहूं, स्पीड से खर्च करता रहूं। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। हां, तो देखिए यहां इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ ऐसे होगा। हम यहां पर देख रहे हैं गिवन जो है वो है 10 की पावर 6 रुपीज स्पेंड इन 1 सेकेंड, ये हमको गिवन है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज 10 की पावर 6 रुपीज स्पेंड इन 1 सेकेंड। तो देयरफॉर अगर मैं इसकी जगह 6.02 इंटू 10 की पावर 23 रुपीज लूंगा, स्पेंड इन, ये हो जाएंगे हाउ मेनी सेकेंड, 1/10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सेकेंड्स। ये देखिए, तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया। लेकिन बच्चों यहां आपसे सेकंड्स में नहीं पूछ रहा है, आपसे इसमें पूछा है कि कितने साल लग जाएंगे। तो ये जो सेकंड है इनको मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ये है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 10 की पावर 6 सेकेंड्स। तो अब मैं इसको अगर ईयर्स में कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले सेकेंड्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 60।
मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में, मल्टीप्लाई बाय 60। आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? डेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 24। डेज को किस में कन्वर्ट करेंगे? ईयर्स में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 365। ये देखिए ईयर्स ये हैं। अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 6.02 और इसको डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 10 की पावर 6 से, तो हमको अप्रोक्सीमेटली ये जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इतना मिलेगा, 190 इंटू 10 की पावर 8 ईयर्स। इतना रिजल्ट हमको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब इतने साल हमको लग जाएंगे 1 मोल रुपीस को खर्च करने में। अगर मैं एक सेकंड के अंदर 1 मिलियन रुपीस खर्च करता हूं तो आप अब बहुत खुश हो सकते हैं कि अगर मुझे पैदा होते ही इतने रुपए मिल गए तो फिर 1 सेकंड में 1 मिलियन रुपीस की रेट से खर्च करने पर मैं इतने सालों में बहुत आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता हूं, अपनी लाइफ को जी सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट जो टर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। मैं यहां पे थर्ड टर्म लिखूंगा। जैसे हमने मोल को डिस्कस कर लिया, एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस कर लिया, अभी हमने यहां पे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास को लिखा था। तो पहले हम एटॉमिक मास को यहां पर लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो एटॉमिक मास जैसा हमने डिस्कस किया कि ये 1 एटम का मास है। इट इज मास ऑफ सिंगल एटम, दैट इज 1 एटम। तो ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों कि जब भी हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं मतलब सिंगल एटम का मास लिख रहे हैं, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन यूनिट। इसको हम हमेशा यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे या एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी यूनिट होगी। और यहां पर जैसे आपसे प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, हाउ मेनी हीलियम एटम्स आर प्रेजेंट इन इट्स 100 AMU, और आपको गिवन है हीलियम 4 AMU। ये देखिए, तो जो एटॉमिक मास है उससे रिलेटेड मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम लिखा है, हाउ मेनी हीलियम एटम्स आर प्रेजेंट इन इट्स 100 AMU। ये 4 AMU क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 AMU रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं बिकॉज 4 AMU इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। तो देयरफॉर अगर तुमको 100 AMU गिवन है, इज द मास ऑफ, कितने एटम्स हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 100 डिवाइडेड बाय 4 एटम्स ऑफ हीलियम। ये देखिए, तो जब मैं 100 को यहां पर 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएंगे 25 एटम्स ऑफ हीलियम। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको यहां पर देखने को मिल सकती हैं। मैं जो भी टर्म्स के साथ पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको बता रहा हूं, और आगे इस चैप्टर के अंदर हमको मेनली प्रॉब्लम्स के ऊपर ही प्रैक्टिस करना है विद रेस्पेक्ट टू दीज टर्म्स। तो नेक्स्ट टर्म के ऊपर आ जाते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। हाँ देखिए, इसकी जगह जैसे अगर मैं यहां पे 4th टर्म को लिखता हूं, ग्राम एटॉमिक मास, जो ग्राम एटॉमिक मास है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं की पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला पॉइंट, इट इज द मास ऑफ
1 मोल एटम्स, मतलब ये 1 मोल एटम्स का मास है, जैसा अभी हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। और 1 मोल एटम्स मतलब कितने एटम्स, Na, या 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और ये भी अभी आपको मैंने बताया था कि हमेशा हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन ग्राम, इसकी यूनिट ग्राम हो गई, इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिसेबल पॉइंट है, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास है, तो इसलिए हम 1 मोल एटम को ऑल्टरनेटिवली 1 ग्राम एटम के नाम से भी जानते हैं। 1 मोल एटम, ये इसका ऑल्टरनेटिव नेम है, ऑल्टरनेटिव नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो बॉलीवुड हमारा है, उसके अंदर जो अमिताभ बच्चन साहब हैं, हम उनको किस नाम से जानते हैं, हम उनको बिग बी के नाम से जानते हैं, है ना। ऐसे ही अगर हम शाहरुख खान की बात करते हैं तो शाहरुख खान को हम किस नाम से जानते हैं, उनका एक पैट नेम है SRK, किंग खान। वैसे ही मैं 1 मोल एटम को 1 ग्राम एटम के नाम से भी जानता हूं, इट्स ऑल्टरनेटिव नेम। तो ये सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉब्लम्स में 1 मोल एटम की जगह 1 ग्राम एटम बोल सकता है। तो 1 ग्राम एटम का मतलब ये नहीं है कि मास 1 ग्राम है, 1 ग्राम एटम इज ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ 1 मोल एटम। तो सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया, सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे केमिस्ट्री में जब ग्राम एटॉमिक मास की हम प्रॉब्लम्स अटेंड कर रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि कुछ एटम्स के ग्राम एटॉमिक मास को आप टिप्स पर कर लीजिए, रट लीजिए, तो आप देखिए प्रॉब्लम में आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सम एलिमेंट्स एंड देयर ग्राम एटॉमिक मास, गम। तो मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं और उसमें कुछ एलिमेंट्स और उनके गम लिख देता हूं, और आप इनको रट लीजिए, आप इनको याद कर लीजिए। हालांकि एग्जाम में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ग्राम एटॉमिक मासेस जनरली एलिमेंट्स के गिवन होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का जो टाइम होता है उसमें ग्राम एटॉमिक मास को देखने में भी हमारा टाइम कंज्यूम होगा। तो टाइम को अगर सेव करना है बच्चों, तो आप इस टेबल को याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए टेबल में बना रहा हूं जरा, हां, तो देखिए जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं एलिमेंट्स और उनके ग्राम एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो एलिमेंट्स में जैसे हाइड्रोजन 1 ग्राम, तो देखिए जैसे ही आपने हाइड्रोजन को लिखा है 1 ग्राम, इसका मतलब ये क्लियर है, इट इज मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास है, ये 1 एटम का मास नहीं है। अगर आप इसकी जगह 1 AMU मेंशन करते तब ये हाइड्रोजन के 1 एटम का मास है। तो मैंने अभी आपको जैसे बोला था, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर टर्म्स, इन योर लैंग्वेज, ओके। इसकी जगह अगर मैं लेता हूं हीलियम 4 ग्राम, इसकी जगह जैसे हम ले लेते हैं यहां पे कार्बन 12 ग्राम, अभी हमने कार्बन के लिए तो डिस्कस किया ही था 12 ग्राम, इसकी जगह मैं नाइट्रोजन ले लेता हूं 14 ग्राम। ये मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स के ग्राम एटॉमिक मास आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे मैंने यहां पे बीच में बेरिलियम, बोरॉन, इनको मेंशन अभी नहीं किया क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज होते नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ऐसे ही उसके बाद सोडियम 23 ग्राम, मैग्नीशियम 24 ग्राम, इसके बाद एल्यूमिनियम 27 ग्राम, फॉस्फोरस 31 ग्राम, सल्फर, अभी सल्फर का हमने एग्जांपल लिया था 32 ग्राम, ऐसे क्लोरीन 35.5 ग्राम। आप देख रहे हैं कि क्लोरीन की ये वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है, तो ये फ्रैक्शनल क्यों यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे
कि फ्रैक्शनल वैल्यूज क्यों होती हैं एटॉमिक मासेस की। और ऐसे ही इसकी जगह पोटेशियम 39 ग्राम और ऐसे ही कैल्शियम 40 ग्राम। ये देखो, तो ये जो मैंने टेबल यहां पर बनाई है, आप इन सभी एलिमेंट्स के ग्राम एटॉमिक मासेस को याद कर लीजिए। ये ग्राम पर मोल है, मतलब मैं यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकता था 4 ग्राम पर मोल। पर मोल मतलब 1 मोल हीलियम एटम का मास 4 ग्राम है। तो बार बार पर मोल लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि जब भी हम ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हैं, इसकी यूनिट ग्राम में मेंशन कर रहे हैं, ये पर मोल मतलब 1 मोल एटम का मास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पे ग्राम एटॉमिक मास को क्लियर कर लिया, हमने यहां पर एटॉमिक मास को क्लियर कर लिया। तो मुझे लगता है कि अब आपको सभी स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन याद रखने में बहुत ईजी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। किस टाइप की प्रॉब्लम्स यहां पर देखने को मिलती हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अब हम नेक्स्ट उनके ऊपर यहां पर आ रहे हैं। हां देखिए, जैसे अभी हमने यहां पे लिखा, अगर आपसे प्रॉब्लम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी मोल एटम्स या ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन। इस टाइप की प्रॉब्लम्स सबसे पहले प्रैक्टिस करना हमारे लिए जरूरी है। हम इससे फिर टर्म्स को यहां पर डिफाइन करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखो जरा क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल एटम्स। अभी मैंने आपको बोला था मोल एटम्स ऑल्सो नोन एज व्हाट, ग्राम एटम्स। तो देखिए ये एग्जामिनर ने क्लियर किया है, मोल एटम कैलकुलेट कर लीजिए या ग्राम एटम कैलकुलेट कर लीजिए, बोथ आर सेम। नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल एटम्स मतलब अलग, नंबर ऑफ एटम्स मतलब अलग कॉन्सेप्ट। तो देखिए अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा इसके लिए आज के बाद गुरु मंत्र को याद करना। गुरु मंत्र, ये गुरु मंत्र क्या है, इस चैप्टर में गुरु मंत्र बहुत काम आएगा। गुरु कौन है, गुरु मतलब कपिल जैन, आप सबके टीचर, केमिस्ट्री टीचर, ठीक है। तो गुरु का जो मंत्र है वो क्या है, मोल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी हो, आप हमेशा 1 मोल के रेस्पेक्ट में पहले अपना जो डेटा है उसको तैयार कर लीजिए। मतलब अभी हमने यहां पे लिखा था कि जो 1 मोल कार्बन एटम है, इसका मास 12 ग्राम है। ये देखिए, ये लिखा है हमने अभी यहां पे ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास है ना। तो उसका मतलब जो 12 ग्राम के अंदर 1 मोल कार्बन एटम है, तो 120 ग्राम में कितने होंगे, तो ये आंसर आ गया आपका। तो गुरु मंत्र का मतलब है ऑलवेज थिंक विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। मोल की कोई भी प्रॉब्लम 2 लाइन से ज्यादा कभी भी नहीं होगी। आप तो सबसे पहले गुरु मंत्र को याद कर लीजिए कि सर ने बता रखा है कि मुझे मोल में कोई भी प्रॉब्लम अटेंड करनी है, मैं सबसे पहले 1 मोल के रेस्पेक्ट में वो डेटा तैयार करूंगा, वो डेटा कलेक्ट करूंगा। तो देखिए अब मैं यहां पे लिखूंगा बिकॉज 12 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, तो देयरफॉर 120 ग्राम इज द मास ऑफ, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 120 मोल कार्बन एटम्स। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 मोल कार्बन एटम्स। अच्छा 10 मोल कार्बन एटम्स लिखो या 10 ग्राम कार्बन एटम्स लिखो, एटम्स ऑफ कार्बन, ग्राम एटम्स, ये देखिए ग्राम एटम्स, मोल एटम्स बोल लीजिए या ग्राम एटम्स बोल लीजिए, बोथ आर सेम। तो 10 मोल कार्बन एटम्स 120 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा एक बन रहा है यहां पे,
जब भी मुझे मोल एटम्स को कैलकुलेट करना है, कैसे हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे? यहां पे हमने क्या किया, मोल एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए जो न्यूमरेटर है 120, मतलब जो मास मुझे गिवन था न्यूमरेटर में, मैंने उसको प्लेस कर दिया। तो न्यूमरेटर में हो गया गिवन मास ऑफ एटम डिवाइड बाय 12। व्हाट इज 12? 12 क्या है? 12 अभी हमने लिखा ग्राम एटॉमिक मास है। तो इसका मतलब जब भी आज के बाद मुझे मोल एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं, मैं गिवन मास जो भी एटम का होगा उसको डिवाइड कर दिया करूंगा ग्राम एटॉमिक मास से। तो देखिए ये मुझे फॉर्मूला मिल गया। तो ये फॉर्मूला मैं वहां पे लिख देता हूं जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखिए यहां फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो जब भी हमको ये कैलकुलेट करना है, हम सिंपली गिवन मास ऑफ एन एटम, जो भी एटम है उसके गिवन मास, और डिवाइड कर दिया करेंगे ग्राम एटॉमिक मास से। ये मोल एटम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया है। तो आज के बाद सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को याद रखना कि हमको जब भी मोल एटम्स कैलकुलेट करने हैं, हम हमेशा जो गिवन मास ऑफ एन एटम है उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट अभी हमने डिस्कस किया था ग्राम पर मोल। अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमसे एक पॉइंट और पूछा गया था कि नंबर ऑफ एटम्स भी बताइए 120 ग्राम ऑफ कार्बन में। तो देखिए फिर वही मैं गुरु मंत्र याद करूंगा, गुरु मंत्र। अब मुझे अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो गुरु मंत्र क्या है? 1 मोल एटम। तो देखिए हम जानते हैं कि जो 1 मोल कार्बन एटम है, इसका मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स हैं, और 1 मोल कार्बन एटम मतलब 12 ग्राम इनका मास है, जो ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम देख रहा हूं, है ना? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? बिकॉज 12 ग्राम इज द मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स। हेंस 120 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? इज द मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 120 कार्बन एटम्स। ये देखिए, अच्छा 120 डिवाइडेड बाय 12, 120 डिवाइडेड बाय 12, ये तो मोल एटम्स हैं, और जो मोल एटम्स हैं उसको सिंपली हम यहां पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां अभी तो रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है? 10 Na कार्बन एटम्स। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स। और हमारे पास एक फॉर्मूला फिर बन गया, जो हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आज के बाद जनरली जब भी मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, मैं हमेशा जो भी मोल एटम्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दिया करूंगा एवोगैड्रो नंबर से। ये देखिए मोल एटम्स या ग्राम एटम्स, आप कुछ भी बोल लीजिए, बोथ आर सेम, जैसा भी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। तो ये हमारे पास फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया विम। विम मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फिर आपने अपनी कॉपी में मेंशन कर लिया होगा कि जब भी मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं जो भी मोल एटम्स कैलकुलेट करूंगा उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब भी मुझे मोल एटम्स कैलकुलेट करने हैं या ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर बोल रहा है तो जो भी गिवन मास होगा एटम का उसको मैं डिवाइड कर दिया करूंगा ग्राम एटॉमिक मास से। तो ये हमारे पास फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहां पर ऐड करता हूं इनसे रिलेटेड। हाँ तो बच्चों, जैसे इसके बाद अगर हम यहां पे, जैसे हमने अभी एटॉमिक मास को डिस्कस किया, वैसे ही अगर मैं यहां पर एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स आपके सामने रखता हूं। जैसे आपसे इस प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है, हाउ मेनी
मोल एटम्स, अभी जैसा हमने इनको ग्राम एटम्स भी लिखा था, एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग। ठीक है, और इसके लिए आपको यहां पर कुछ एटम्स गिवन है, जैसे यहां गिवन है 93 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, ऐसे ही आपको गिवन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम, और ऐसे ही आपको गिवन है 64 ग्राम ऑफ सल्फर। तो अब मैं क्या करता हूं, वन बाय वन इन सभी को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले 93 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। अब तुम सबसे पहले क्या कर लो, फॉस्फोरस के ग्राम एटॉमिक मास को याद कर लो। तो हमने ग्राम एटॉमिक मास फॉस्फोरस का 31 ग्राम मेंशन किया था, ग्राम पर मोल लिख सकते हो आप। ठीक है, और अब मैं यहां पे सबसे पहले कैलकुलेट कर लूंगा मोल एटम्स, जिनको हम ग्राम एटम्स भी बोलते हैं। और इसके लिए जैसा अभी आपको मैंने फॉर्मूला यहां पर बताया था, गिवन मास ऑफ एन एटम, तो देखिए यहां फॉस्फोरस 93 ग्राम गिवन है, 93 ग्राम, यह हो गया गिवन मास, और इसको आप डिवाइड कर दो 31 ग्राम पर मोल से। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर रिजल्ट कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3 मोल एटम्स, और 3 ग्राम एटम्स किसके, फॉस्फोरस के। अब अगर तुमको मोल एटम्स पता चल गए, तो मोल एटम्स को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे मुझे क्या पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो बहुत इजीली हम इसका आगे का पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, करके बता रहा हूं मैं आपको। तो देखिए, अगर मैं एंड नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इसके लिए जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, मोल एटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो यहां पे अभी तुमने फास्फोरस के 3 मोल एटम्स कैलकुलेट कर लिए, तो 3 मोल एटम्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये तुमको नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए इन 93 ग्राम फास्फोरस में। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? इसकी जगह मुझे सेकेंड ऑप्शन गिवन है 46 ग्राम सोडियम का। इसका मतलब यहां पे सोडियम का जो गिवन मास है वो 46 ग्राम है। तो सबसे पहले हम यहां पे मोल एटम्स कैलकुलेट करेंगे या ग्राम एटम्स। तो मैं जब मोल एटम्स निकालूंगा तो गिवन मास है 46 ग्राम डिवाइड बाय सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास याद करो। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना बताया था, 23 ग्राम बताया था। देखिए कितना काम आ रहा है, तो 23 से डिवाइड कर दो। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, 2 मोल एटम्स। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? एंड अगर तुमको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए जो भी तुमने मोल एटम्स निकाले हैं 2 मोल एटम्स, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से। ये देखो, तो नंबर ऑफ एटम्स तुमको पता चल गए, तुमको यहां पर मोल एटम्स पता चल गए। ये देखिए, ठीक है सभी बच्चों को? ऐसे ही इसकी जगह अगर हम यहां पे सी ऑप्शन देखते हैं तो वो है 64 ग्राम सल्फर का। तो जब तुम 64 ग्राम सल्फर की बात कर रहे हो तो यहां पे फिर वही मोल एटम्स। अच्छा बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये हमने गुरु मंत्र से ही डिराइव किया है, आपको ध्यान है नहीं है? अभी हमने पीछे डिराइव किया था। तो इसलिए हमेशा हर प्रॉब्लम में गुरु मंत्र ही आपके साथ चल रहा है। तो मोल एटम्स या ग्राम एटम्स। तो देखिए
गिवन मास है 64 ग्राम सल्फर का, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। फिर देखिए सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास आपको याद आना चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास कितना बताया था? 32 ग्राम सल्फर का, ठीक है। इसका मतलब 64 डिवाइड कर दूंगा 32 ग्राम पर मोल से, तो इससे तुमको कितने मोल एटम्स या कितने ग्राम एटम्स मिल जाएंगे? फिर 2 मोल एटम्स, 2 मोल एटम्स, ये देखिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ नोट करते जा रहे हैं। एंड अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करूंगा, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए जो भी मोल एटम्स तुमने निकाले हैं, 2 मोल एटम्स यहां पे निकाले हैं, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर से। तो जनरली एग्जामिनर सिंपली इतना ही पूछता है, 2Na ही आपको रिपोर्ट करना है। अगर फर्दर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स आ गए, ये देखो, ये आपके आंसर्स आ गए। तो जो तुमसे प्रॉब्लम में पूछा गया था, हाउ मेनी मोल एटम्स या ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग, तो 1 बाय 1 सभी का मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। अब इससे रिलेटेड, इससे मिलती जुलती जब प्रॉब्लम तुमको मैं बनाने के लिए दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो हमेशा मेरे इन पॉइंट्स को पहले ढंग से पढ़ के अपनी कॉपी में लिखकर और फिर उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना। तो आपको अटेम्प्ट करने में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जस्ट लाइक एज रिडॉक्स रिएक्शन, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बेटा बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स को हम अपने कॉन्सेप्ट्स में ऐड करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोल एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर, इन सब टर्म को तो डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगर मैं यहां पे मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करना चाह रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और जैसे आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में मोलर मास टर्म भी पढ़ा है, क्या इन दोनों टर्म्स में कोई डिफरेंस है? तो वो मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं। मॉलिक्यूलर मास, इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल का मास है। अब क्वेश्चन ये उठता है कितने मॉलिक्यूल? तो देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास 1 या सिंगल एटम का मास होता है, वैसे मॉलिक्यूलर मास सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है। तो यहां पे तुमको लिखना चाहिए, इट इज मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, दैट इज 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का ये मास है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने यहां पे डिक्टेट कर लिया होगा, सिंगल मॉलिक्यूल का मास। और इसीलिए क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, हम इसको भी हमेशा यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ये इसकी यूनिट होगी, जिसको हम एएमयू भी लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्लियर करने के लिए हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं NaOH मॉलिक्यूल का। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल है, NaOH मॉलिक्यूल, इसको यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इफ इट इज सिंगल मॉलिक्यूल, तो सिंगल मॉलिक्यूल में सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, मॉलिक्यूल ऑफ NaOH कंटेन्स, सिंगल मॉलिक्यूल NaOH में क्या क्या प्रेजेंट है? देखिए, 1 एटम सोडियम का प्रेजेंट है, 1 एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, 1 एटम हाइड्रोजन का प्रेजेंट है। कंटेन्स 1 एटम सोडियम का, 1 एटम ऑक्सीजन का, 1 एटम हाइड्रोजन का, क्योंकि आपने सिंगल मॉलिक्यूल लिया है। और अगर एक एक एटम प्रेजेंट है, सभी के सिंगल एटम प्रेजेंट हैं,
तो इनके मास को ही हमने बोला है एटॉमिक मास, एक एटम का मास, जिसको हम हमेशा यूनिट में लिखेंगे या ग्राम में, किस में लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे यूनिट में। तो सोडियम 23 यूनिट, ये देखिए। ऐसे ही ऑक्सीजन 16 यूनिट, और ऐसे हाइड्रोजन 1 यूनिट। और अगर आप सबका सम कर दो, अगर आप टोटल सबको सम कर दो, तो यहां पे 40 यूनिट आ जाएगा। ओके, इसका मतलब यह हुआ यहां NaOH के सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, ये है 40 यूनिट, या वी कैन राइट 40 AMU। इट इज मास ऑफ सिंगल NaOH मॉलिक्यूल। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? इसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। दिस इज मॉलिक्यूलर मास। जैसे इसकी जगह सपोज मेरे पास C6H12O6 है, ये फिर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। अब इस मॉलिक्यूल में अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। इसके अंदर कितने एटम कार्बन के हैं? 6 एटम्स ऑफ कार्बन। कितने एटम्स हाइड्रोजन के हैं? 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने एटम्स ऑक्सीजन के हैं? 6 एटम्स ऑक्सीजन के। ठीक है? और आपको कार्बन के एक एटम का मास पता है 12 यूनिट, क्योंकि 6 एटम्स हैं, तो 6 इंटू 12 यूनिट। ऐसे हाइड्रोजन 12 इंटू 1 यूनिट, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है? 1 यूनिट। और ऐसे ही 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 6 इंटू 16 यूनिट। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना है? 16 यूनिट। इसको सम कर दो, सबको ऐड कर दो, तो मॉलिक्यूलर मास की सिंपल डेफिनेशन है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ is equal to sum of atomic masses of all atoms present in that molecule। ये देखिए, तो इसको हम ध्यान रख लेंगे। तो अब मैं अगर यहां पे सबको ऐड करता हूं तो 72 और ये 12 और ऐसे 16 इंटू 6, तो जब सबको मैं सम करूंगा, ऐड करूंगा, तो 180 यूनिट आएगा। इसका मतलब यहां हम कंक्लूड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 ये जो है वो 180 यूनिट है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? वापस मैं रिपीट कर देता हूं। इट इज mass of single molecule, that is one molecule, or it is always represent in terms of unit या atomic mass unit। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है तो देख लेते हैं इसको भी जरा। हां, तो देखिए इसकी जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम आज के बाद GMM से एब्रीवेट करेंगे। जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास को किससे एब्रीवेट किया था? गम से, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके क्या क्या पॉइंट्स तुम हमेशा ध्यान रखोगे? फर्स्ट, इट इज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। 1 मोल मॉलिक्यूल मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स।
इतने मॉलिक्यूल्स का मास है, मतलब Na मॉलिक्यूल्स का मास है। ऐसा ही कुछ हमने ग्राम एटॉमिक मास के डेफिनेशन में भी पढ़ा था। 1 मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम। इसकी यूनिट हमेशा ग्राम होगी। ग्राम एटॉमिक मास में भी ग्राम ही यूनिट था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी क्या है? ग्राम यूनिट है। और इसीलिए ऑल्टरनेटिवली, ये पॉइंट हमने ग्राम एटॉमिक मास में भी मेंशन किया था, 1 मोल मॉलिक्यूल इज ऑल्सो टर्म्ड एज 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था अमिताभ बच्चन साहब का बिग बी, वैसे ही 1 मोल मॉलिक्यूल, इनका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो हमसे एग्जामिनर 1 मोल मॉलिक्यूल की जगह 1 ग्राम मॉलिक्यूल देखकर भी प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इट इज नथिंग बट 1 मोल मॉलिक्यूल को ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी बोलते हैं। मोलर मास, ये देखिए, मोलर मास। सभी स्टूडेंट इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है? मोलर मास। तो मोलर मास, इट इज नॉट मॉलिक्यूलर मास, इट इज व्हाट? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट्स यूनिट इज व्हाट? इट्स यूनिट इज ग्राम। और it is mass of 1 mole molecule means how many molecule? 6.02 into 10 की पावर 23 molecules। सभी स्टूडेंट ने नोट कर लिया? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ये टर्म क्लियर हो गई? अब मैं इससे रिलेटेड फिर 2 फॉर्मूला को यहां पर लिखूंगा। जैसे हमने मोल एटम लिखा, नंबर ऑफ एटम्स लिखे, वैसे ही हम मोल मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूल को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो लिखते हैं। देखिए, हां तो बच्चों देखिए, अगर मैं यहां पे मोल मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना चाहता हूं, नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूल, तो देखिए इसका फॉर्मूला फिर वही है, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल का गिवन मास है, ऑब्वियसली वो ग्राम में गिवन होगा, तो ग्राम में डिवाइड करूंगा उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, और इसकी यूनिट ग्राम पर मोल है। ओके, तो हमारे पास ये फिर एक फॉर्मूला बन गया है। जब भी मैं मोल मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो जो भी मॉलिक्यूल का ग्राम में गिवन मास होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से। इसको अभी हमने मोलर मास भी बोला है, मोलर मास। और ऐसे ही अगर तुम यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो जैसे अपन ने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए थे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो भी तुमने यहां पे मोल मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए हैं, ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास फिर एक फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने का। तो ओवरऑल ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको आगे एग्जाम में प्रॉब्लम दिलाने में हेल्प करेंगी। जैसे मान लेता हूं आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोल मॉलिक्यूल, या इसकी जगह आपसे पूछा जा सकता था ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये देखिए
51 ग्राम अमोनिया में कितने यहां पर मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अच्छा, ऐसे भी पूछा जा सकता था यहां पे, एंड ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऊपर पूछा जा रहा है मोल मॉलिक्यूल, यहां पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताना है आपको 51 ग्राम ऑफ अमोनिया में। अब देखिए गुरु मंत्र, ये फॉर्मूला जो ऊपर हमने बनाया ऑब्वियसली ये गुरु मंत्र के ऊपर ही बेस्ड है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए या गुरु मंत्र लगा लीजिए, बोथ आर सेम। जैसे मोल मॉलिक्यूल, सबसे पहले मोल मॉलिक्यूल निकालते हैं इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो कैसे निकालोगे 51 ग्राम ऑफ अमोनिया में? जो गिवन मास है 51 ग्राम, ये गिवन मास है, और अगर आप डिवाइड इसको करना चाहते हो जीएमएम से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, तो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास यहां पे निकालना पड़ेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां जीएमएम लिखता हूं ऑफ अमोनिया, कैसे लिखेंगे? जीएमएम ऑफ अमोनिया का मतलब है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। मुझे 1 मोल मॉलिक्यूल अमोनिया का मास चेक करना है, और 1 मोल मॉलिक्यूल अमोनिया में नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन एटम है प्लस 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं। 1 मोल नाइट्रोजन एटम, मैंने आपको इसका मास बताया था कितना, 14 ग्राम, प्लस 3 मोल हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब 3 इंटू 1 ग्राम। जब भी हम मोल एटम्स के मास को लिख रहे हैं हमेशा ग्राम में लिखेंगे। तो यहां से हमको रिजल्ट मिल गया कितना, 17 ग्राम। ये देखिए ये हमको 17 ग्राम मिल गया। अब ये जो 17 ग्राम है, मैं यहां 17 ग्राम से इसको डिवाइड कर दूंगा, ये इसका जीएमएम आ गया है। तो बच्चों कितने आ जाएंगे 51 डिवाइडेड बाय 17, कितने मोल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 3 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर है। लेकिन आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछा गया है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, कि जो भी मोल मॉलिक्यूल निकालोगे उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी विल गेट आंसर, हमको आंसर मिल जाएगा। हां बच्चों, यहां पे अगर मैं एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालता हूं इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो भी हमने मोल मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। तो यहां पे हमने अभी कैलकुलेट किए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय Na, मतलब 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए ये आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे तुमने लिखा है 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल। अब जैसे तुमने 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल लिखा, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस तुरंत कलेक्ट हो गई। जैसे होता है ना कि हम कंप्यूटर में जब किसी एक पर्टिकुलर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो वो बहुत सारे ऑप्शंस हमको दिखाता है। वैसे ही अगर मैंने 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल लिखा तो ये मुझे कौन कौन से ऑप्शंस दिखा रहा है? सबसे पहले ये मुझे दिखा रहा है कि 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल CH4 के, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 1 मोल मॉलिक्यूल CH4, 1 मोल कार्बन एटम है इसमें, 1 मोल कार्बन एटम, और 1 मोल कार्बन एटम मतलब कितने कार्बन के एटम? Na कार्बन एटम्स। ये देखिए ये सिर्फ मैं 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, और ऐसे ही 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स। ये देखिए इट मींस 4 Na हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा 1 मोल कार्बन एटम,
इसका मतलब इसका मास कितना, 12 ग्राम कार्बन प्लस हाइड्रोजन के 1 मोल एटम का मास 1 ग्राम, तो 4 मोल एटम का 4 ग्राम हाइड्रोजन। ये देखिए इन दोनों को सम करोगे तो कितना मिलेगा, 16 ग्राम। क्या है ये, मोलर मास, जिसको हमने अभी जीएमएम बोला। तो अब आपसे एग्जामिनर बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें पूछ सकता है। जैसे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल में बताइए टोटल एटम्स कितने हैं। तो टोटल एटम्स कैसे निकालोगे, आप सीधे आ जाओगे यहां पे एटम्स के ऊपर। देखिए कार्बन के Na एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 4 Na एटम्स हैं, Na प्लस 4 Na कितने एटम्स हो गए, 5 Na टोटल एटम्स। ऐसे ही 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मतलब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो वो आपने भी लिखा कितना, 16 ग्राम। तो ये यहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो वो मैं वहां पे लिख देता हूं। हाँ बच्चों, मैं आपको जैसा बता रहा था यहां पे देयरफॉर अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि टोटल एटम्स बताइए इन 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल, तो हम यहां पर सिंपली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 1 मोल CH4 में हम सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेते, और या फिर जो मैंने गुरु मंत्र से आपको यहां पर बताया है कि Na तो कार्बन के एटम्स हैं और 4 Na हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो यहां पे Na कार्बन एटम्स प्लस 4 Na हाइड्रोजन एटम्स, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 5 Na। ये देखिए 5 Na टोटल एटम्स हो गए। और ऑल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर हमको उतना मजा आएगा और उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली मैं यहां अब गुरु मंत्र कुछ ऐसे लगाऊंगा। देखो मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल अगर CH4 का होता, 1 मॉलिक्यूल CH4, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो 1 मॉलिक्यूल CH4 कंटेन्स 5 एटम्स टोटल। ये मुझे पता चल गया। तो जब भी तुमको टोटल एटम्स निकालने हैं, गुरु मंत्र बेटर होगा पहले एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में लिख लो। अब मैं यहां पर करता हूं, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये देखिए इन 1 मोल ऑफ CH4, तो कैसे होगा, जो भी मोल हैं यहां पे मोल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय Na, तो मोल मॉलिक्यूल है 1 मल्टीप्लाई बाय Na, तो ये तुमको पता चल गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें, 1 मोल CH4 में। ठीक है, तो 1 मोल CH4 में Na मॉलिक्यूल हैं और आपको पता है 1 मॉलिक्यूल CH4 में कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं। तो आप इसमें ऐसे लिखोगे बिकॉज Na मॉलिक्यूल्स ये इक्वल है, Na मॉलिक्यूल्स ये इक्वल है 1 मोल ऑफ CH4 के। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल CH4 में 5 एटम्स हैं, तो देयरफॉर Na मॉलिक्यूल्स CH4 में कंटेन कितने एटम्स, ये हो जाएगा 5 Na एटम्स। ये देखो, तो जो हमने ऊपर लिखा था 5 Na टोटल एटम्स, डायरेक्ट गुरु मंत्र अप्लाई करके 1 मोल के रेस्पेक्ट में, वही हमने ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी यहां पर कैलकुलेट कर लिया। तो तुमको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर तुमसे किस टाइप की प्रॉब्लम पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर रिपोर्ट करिए। तो मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपको यहां पर सॉल्व करके बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं आपको यहां पर गिवन है 10 मोल
C6H12O6। और इसमें आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स बताइए कार्बन के, नंबर ऑफ एटम्स बताइए हाइड्रोजन के, और नंबर ऑफ एटम्स बताइए ऑक्सीजन के। अब इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? तो बेस्ट है कि हम यहां पे सबसे पहले जो 10 मोल C6H12O6 है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फिर मैं बहुत इजीली नंबर ऑफ एटम्स यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं टोटल मॉलिक्यूल्स यहां पर C6H12O6 के कैलकुलेट कर लूंगा। तो उसके लिए मोल मॉलिक्यूल मुझे गिवन है, मल्टीप्लाई बाय Na, तो ये हो गया 10 Na। ये देखो तुमको ये पता चल गए मॉलिक्यूल। अब तुम वहां पर देख रहे हो अगर एक मॉलिक्यूल C6H12O6 का होता, ये फिर मैंने यहां पे 1 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में गुरु मंत्र अप्लाई किया, एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल, तो उसमें 6 एटम्स कार्बन के होते। तो इसका मतलब अगर 10 Na मॉलिक्यूल C6H12O6 के हैं तो उसमें 60 Na एटम्स कार्बन के हो जाएंगे। तो ये आपको नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के पता चल गए 60 Na। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 यहां पे लिख रहा हूं जिसके अंदर 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, तो देयरफॉर 10 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, इसमें कितने एटम्स हाइड्रोजन के हो जाएंगे? ये हो जाएगा 120 Na। ये देखो, तो ये 120 Na हाइड्रोजन एटम्स आ गए। और ऐसे ही अगर तुम ऑक्सीजन के कैलकुलेट करना चाहोगे तो जब 1 मॉलिक्यूल में 6 एटम्स हैं तो 10 में कितने होंगे? आंसर हो जाएगा यहां पर भी 60 Na। तो ये देखिए प्रॉब्लम कितना इजीली सॉल्व हो गया। गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग हमेशा हम सबसे पहले 1 मोल के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें या 1 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, और फिर हम बहुत इजीली इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस करेंगे।